आगे का पाठ सुनिए। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को सोफ़े पर सोता हुआ पाया। न जाने कब वह माज़ी की सोचते सोचते सो गया था। एक बार फिर वही अल्फाज उसके जहन में आए थे, यानी कि मुझे मेहदिया की वजह से। अचानक एक ख़याल उसके जहन में आया, सालार, आज एक बात कहने को दिल चाह रहा है मेरा। पहले कई बार कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। जिस दिन तुमने पार्क में अपने बारे में बताया था उस दिन भी मैं ये बात जानता था कि खुदा ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से रोकूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी आबाद करने के काबिल बनाऊं। उस लड़की की खातिर खुदा ने मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा। शायद तुम उसकी दुआओं का हिस्सा हो। ऐसी लड़की की वजह का तुम्हारे निकाह में होना तुम्हारी खुशनसीबी है। जब आलियान अपने वतन वापस जा रहा था तो आखिरी मुलाकात में आलियान ने उससे यह बात कही थी। तब तो नहीं, पर आज वह इस बात का मतलब समझ गया था। उसने उसी दम अपना मोबाइल उठाया और एक मैसेज टाइप करने लगा। तुमने ठीक कहा था आखिरी मुलाकात पर कि खुदा ने मुझे मेरी बीवी की वजह से ही मुझे तबाह होने से बचाने के लिए तुम्हें भेजा। मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि उसका शौहर उसको जन्नत तक पहुँचाए। मैसेज सेंड कर दिया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से जवाब आ गया, गुड, मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहो और शादी के बाद मुझसे मिलने आना। मैं उस खुशकिस्मत लड़की से मिलना चाहता हूँ। शादी? उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली थी। अभी तो एक और मरहला है उसे मनाने का। पता नहीं हम दोनों को किसकी नज़र लगी है, किसकी बद्दुआ है कि हम दोनों के बीच की यह दुनिया सिमटती ही नहीं। बद्दुआ? वाकई बद्दुआ तो नहीं, हाँ, जूली की बद्दुआ और भी न जाने कितनी लड़कियों की। उसे आज एकदम जूली की याद आई थी। इतने सालों बाद उसे अफसोस हुआ उसकी मौत का। शर्मिंदगी हुई कि उसकी घटिया बातों की वजह से उस लड़की ने खुदकुशी की। हालांकि वह उस वक्त भी जानता था कि जूली बुरी लड़की नहीं है, मगर तुमने उसे वह सब कुछ कह दिया। ओह, गुस्सा! इसीलिए तो हराम कहा गया है गुस्से को। अब उसे अपने ज़िद्दी और नकचड़ी बीवी को मनाने का यूनिक आइडिया सोचना था, और काम तो वह खाली पेट कर नहीं सकता था, इसलिए एक तगड़ा नाश्ता करने के लिए उठ गया। दिया को सरप्राइज़ देने के चक्कर में नैना उसे बग़ैर बताए उसके घर आ गई। सोचा था इम्तिहानों की तैयारी दोनों साथ मिलकर करेंगी, लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि वहाँ उसके लिए दिया ने भी एक सरप्राइज़ तैयार कर रखा है। सरप्राइज़? वह ज़ोर से कहते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन यह क्या, उसका कमरा बिखरा पड़ा था और वह बुरी तरह रो रही थी, न जाने कब से। दिया, क्या हुआ है तुम्हें, और तुम्हारे घर वाले सब कहाँ हैं? वह परेशानी के आगे बढ़ी। उसे देखकर दिया उसकी तरफ बढ़ी और उसके गले लगकर फिर रोने लगी। नैना, क्या करूँ, मेरा दिल उससे नफ़रत करने पर आमादा ही नहीं है। हर बार मुझे दुख देता है, मगर फिर भी मैं खुद को उस पत्थर दिल शख्स के मोहब्बत करने से रोक नहीं पाती। वह बिना सोचे समझे बोलती चली गई। ओके, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ और मुझे यह बताओ कि तुम किस बात की बात कर रही हो। अच्छा, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम लॉन में चलते हैं। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ अंधेरे में बैठी हो। नैना ने उसे उठाया और फिर उसे ज़बरदस्ती घर के पिछले हिस्से वाले लॉन में पड़े बेंच पर ले आई। मौसम वाकई खुशगवार हो रहा था। हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी। अब मुझे बताओ, क्या किया है तुम्हारे उस कज़न ने? नैना ने पूछा था। वह हैरत से उसे देखती रह गई। मैडम, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ जितना तुम समझती हो मुझे। उस पार्सल पर सालार हुसैन का नाम पढ़ते ही मैं समझ गई थी। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि तुम उससे सख्त खफा हो, और अब तुम्हें समझाने के लिए गिफ्ट के बजाय मगर बोरिंग सा लैपटॉप गिफ्ट करता है। और जो मैं नहीं जानती वह तुम मुझे बताओ। नैना ने कुछ इस अंदाज में आंखें मटकाते हुए कहा कि वह रोते रोते भी हंस पड़ी थी। तुमने सब बातों का ठीक अंदाज़ा लगाया था, और जानती हो मैं क्यों उसके इतनी मोहब्बत करती हूँ, बल्कि शायद इश्क। दिया ने अपनी प्यारी सहेली को सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया। हाँ, वह तो है ही उसके, लेकिन उससे मोहब्बत करने की वजह उसका मेरा शौहर होना है। हमारा 6 साल पहले निकाह हो चुका है। उसने इत्मीनान से बम फोड़ा। क्या निकाह? और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं? बदतमीज़ हैरानी और दुख से बोली। न बताने की भी वजह वही है। और फिर वह उसे क्या सब बताती चली गई।
निकाह के बाद से लेकर जो उसकी आंखों ने कहा सब कुछ, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले पहनाई गई अंगूठी के बारे में भी। फ़ोन पर वह सबको सुनकर बहुत हर्ट हुई थी, बहुत रोई थी। इतनी बुरी बातें कही थी उसने मेरे बारे में कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। फिर वक्त के साथ सब संभली और सोच लिया कि दोस्तों में से किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी पहनाई गई अंगूठी मेरे लिए किसी शौक़ से कम नहीं थी। मैं बेयकीन थी और सारी रात डिस्टर्ब रही थी। मुझे दुख था तो इस बात का कि जितना उन्होंने मुझे हर्ट किया था मैं उसका आधा भी न कर सकी। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ आज भी बहुत, हालांकि इस मोहब्बत को मैं नफ़रत और बेगानगी के लबादे में छुपाया करती थी। जब से यहाँ की खुद से भी मुझे रज़ा के प्रपोज़ल के बारे में सालार और शेज़ी की बातों से पता चला था, और तब ही मुझे सालार की थोड़ी देर पहले की परेशानी की वजह समझ आई थी। वह उस दिन बहुत चुप से थे, सोचों में गुम, वरना मैंने हमेशा उन्हें फ्रेश और हंसता हुआ ही देखा था। शायद मुझे पसंद भी करते हैं। उनके मुतमईन अंदाज से तो मुझे यही लगता है। तुम्हारा क्या ख़्याल है? हाँ, शायद ऐसा ही है। मर्द उसी वक्त मजनू वाली हरकतें करता है जब उसे अपनी मोहब्बत के दूर जाने का डर हो, नैना ने कहा था। प्रपोज़ल के बारे में जानने के बाद मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम गया था। अगर बाबा सालार से मेरा रिश्ता ख़त्म करवा देते, उस लम्हे मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। मैंने वहीं सोफ़े पर बैठे हुए अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी को देखा जो मुझे सालार ने कुछ मिनट पहले पहनाई थी। मैं अंदर से बहुत खुश हुई थी और मुतमईन भी, लेकिन शायद अब भी मैं उनसे खफा हूँ। मगर मैं उनसे नफ़रत नहीं करती, मैं नफ़रत कर ही नहीं सकती। उसके टूटे हुए लहजे में कहा था। मैं कल शाम से बहुत परेशान हूँ, जब से वह इस तरह अचानक घर से चले गए हैं। अंदाज़ उनके साफ बता रहे थे कि एक बार फिर सब गलत हो गया है। कुछ खो देने का खौफ था उसके चेहरे पर। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है वाकई उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो, क्योंकि एक बात तो हम जानते ही हैं कि वह भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, नैना ने उसे याद दिलाया। खुदा करे ऐसा ही हो। सॉरी, अपनी परेशानी में मैं तुम्हें खाने का तो पूछना ही भूल गई। थैंक यू, तुम वाकई एक बेहतरीन दोस्त हो। वह अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। थैंक यू। बस अब मोहब्बत के इम्तिहान को छोड़कर ज़रा अगले हफ्ते होने वाले फ़ाइनल इम्तिहानों की भी फ़िक्र कर लो। अपने हीरो की फ़िक्र छोड़ो और पढ़ने की सोचो। नैना ने उसे लताड़ा तो वह हंस दी और फिर दोनों हंसने लगी। अपनी बातों में वह दोनों इस तरह मगन थी कि किसी का आना, तमाम बातें सुनना और खामोशी से पलट जाना महसूस ही नहीं कर सकी थी। वह जिस दिन खामोशी से वहाँ आया था उसी खामोशी से वापस चला गया था। बाबा को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके वह सीधा फूफी के घर आया था, क्योंकि उसे लगा यही बेहतरीन मौका है उसे मनाने का। फूफी और अंकल एयरपोर्ट से सीधा किसी दोस्त की तरफ चले गए थे और वह यहाँ आ गया। मगर यहाँ उस पर नया इंकिशाफ हुआ। तो मेहदिया ने वह सब कुछ सुन लिया था जो मैंने उस दिन आबी से कहा था, और आबी वह भी नहीं जानता था कि वह सब सुन चुकी है। ओह मेरे खुदा, कितना हर्ट किया है मैंने उसको। मुझे अपने सामने देखकर फिर से याद आ गई होगी उसे मेरी घटिया बातें, और अंगूठी पहनाते वक्त क्या सोचा होगा उसने कि कितना बेगैरत हूँ मैं। पता नहीं कैसे समझाया होगा उसने ख़ुद को। मैं उसकी जगह होता तो ज़रूर अपने किरदार पर इल्ज़ाम लगाने वाले का गिरेबान एक बार तो पकड़ता, मगर वह चुप रही। उसे नाज हुआ था अपनी बीवी पर। मैं तो यह सोच कर वहाँ गया था कि इतने साल उससे कोई राब्ता न करने की माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उन सारी बातों की क्या सफाई दूँगा मैं? क्या वह कबूल कर लेगी? हाँ, शायद उसने अभी कहा ना कि वह मोहब्बत नहीं इश्क करती है मुझसे, इसी वजह से वह मुझे माफ़ कर देगी। खुदा मेरी मदद करना। वह अभी लास्ट पेपर देकर निकली थी। वह नैना को ढूंढ रही थी कि किसी ने उसे पुकारा। मेहदिया। वह बग़ैर मुड़े भी जानती थी कि उसको पुकारने वाला कौन है। यह यहाँ। वह हैरान हुई। उसने मुड़ने पर उसको सलाम किया मुस्कुराते हुए। उफ़, इतनी मुस्कुराहट! वाकई उसका कम से कम मुस्कुराना ही ठीक था। वह बहादुर अच्छा लग रहा था। नीली जीन्स और ब्लैक शर्ट के साथ वाइट कोट में आंखें पे चश्मा लगाए वह और भी चार्मिंग लग रहा था। क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए आ सकती हैं? मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। आई नो आपका लास्ट पेपर है, अब आप फ्री हैं। वह पूरी मालूमात रखता था।
अब क्या बात करनी है, उसने कुछ सख्त होते हुए कहा। उसके अंदाज पर एक बार फिर वह मुस्कुराया, लेकिन दिया को उसकी मुस्कुराहट की वजह समझ नहीं आई। वह बात यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए मैं साथ चलने के लिए कह रहा हूँ, उसने कहा था। ओके चलिए। कुछ सोचकर उसने जाने का फ़ैसला किया। आज वह साफ साफ बात करना चाहती थी कि आखिर वह चाहता क्या है। वह साथ साथ चल रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। पेपर कैसे हुए? सालार ने चेहरा उसकी तरफ करके मुस्कुराते हुए पूछा। न जाने क्यों आज वह बात बात पर मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छे, उसने सामने देखते हुए जवाब दिया। लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। इतना हैंडसम बंदा और इस घमंडी और रूड दिया के साथ क्यों? कुछ ही नज़रों में तारीफ थी तो कुछ की नज़रों में हसद। क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी सब कपल्स को ऐसे ही देखते हैं मुड़ मुड़ कर, या मैं ही कुछ ज़्यादा हैंडसम हूँ? उफ, इस शख्स की खुद पसंदी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, उसने चढ़कर सोचा। नहीं, मैं यह खुद पसंदी में नहीं कह रहा, बल्कि मैं ही यहाँ पहली बार आया हूँ तो लोग मुझे ही देखेंगे। तुम्हें तो जानते होंगे सब। सालार ने जैसे उसके जहन को पढ़ते हुए सफाई पेश की। उसने सालार के होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। एक्टर तो यह बंदा कमाल का है, उसने जल कर सोचा। गाड़ी के करीब आकर उसने उसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोला था और वह चुपचाप बैठ गई थी। मैनर्स तो कमाल के हैं इस बंदे में। दिल मुस्कुराया, मगर दिमाग ने डपटा तो उसे अपनी सोच पर। उसने एक शानदार अपार्टमेंट में लॉन में गाड़ी पार्क की। वह बहुत मुतमईन और खुश दिखाई दे रहा था, जबकि मेहदिया बेयकीनी के सामने बड़ी इमारत को देख रही थी। यह शख्स क्यों लाया है मुझे यहाँ? मेहदिया, क्या आपको मुझ पर ज़रा सा भी एतबार नहीं है? सालार ने उसे सुर्ख चेहरा लिए गुमसुम बैठे देखा तो बोला। यकीन जानो, मैं यहाँ आपको किसी गलत इरादे से नहीं लाया। सिर्फ कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ताकि आपके दिल में मेरे लिए जो गलत फहमी और नाराज़गी है वह ख़त्म हो सके। मुझे लगा कि होटल या किसी भी पब्लिक प्लेस पर यह बातें करना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए यहाँ ले आया। अब आपका क्या भरोसा, लोगों के सामने मुझे गधा ही कह दिया तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी? संजीदगी से कहते कहते आखिर में वह शौक हो गया। हाँ, और इसलिए आप मुझे अपने दोस्त के घर पर ले आए, ताकि। उसकी आंखें छलक ही गईं। एक बार फिर वो शख्स ने मुझे तकलीफ़, आखिर कब तक ये मुझे माफ़ करूं? दोस्त? कौन दोस्त? ये मेरा अपना अपार्टमेंट है, अभी कुछ दिन पहले ही ख़रीदा है, क्योंकि शादी के बाद तो हमें यहीं रहना है जब तक आपकी स्टडीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, सालार ने आम से लहजे में कहा। और आपको यह खुशफहमी क्यों हो गई कि मैं आपसे शादी करूँगी? किसने कहा आपसे? उसने आंसू पोंछते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। आपने, उसने इत्मीनान से कहा, लेकिन मुझसे नहीं, अपनी दोस्त नैना से। उसने एक गहरी सांस ली। उस दिन मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। प्लीज़, अगर आप मोहब्बत करती हैं तो कुछ तो भरोसा करें मुझ पर। मैं कभी आपको लेट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपको। न जाने उसने धीमे लहजे में ऐसा क्या बात थी कि दिया का दिल चाहा कि वह अपनी आंखें बंद करके यकीन कर ले, और उसके दिल ने बात मानने का फ़ैसला किया। वह अपार्टमेंट के अंदर जा चुके थे और अब दिया सराहती नज़रों से जायज़ा ले रही थी हर चीज़ का। बहुत अच्छे अंदाज में पूरे अपार्टमेंट को सजाया गया था। हर हिस्से की कलर स्कीम बहुत अलग और शानदार थी, यानी कि बंदा अपनी फील्ड में वाकई माहिर है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वह वापस लाउंज में आई तो वह उसे किचन में नज़र आया, किसी माहिर शेफ़ की तरह कटिंग बोर्ड पर सब्ज़ियाँ काट रहा था। मैं कुछ हेल्प करूं? न चाहते हुए भी उसने ऑफ़र की। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे आप यहाँ आज मेहमान हैं, उसने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए इनकार किया। वह हैरान हुई थी उसकी तेज़ी से चलते हाथों को देखकर। इतना हैरान क्यों हो रही हो भाई? मैं 8 साल अकेला रहा हूँ इंग्लैंड में। रोज़ रोज़ होटल में खाना खा खा के तंग आ गया था, इसलिए एक दिन फ़ैसला किया कि खुद पकाने का। अब तो खैर काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए जब कभी आपका कुकिंग का मूड ना हो तो यह शेफ़ को होगा ना। उसके सर झुकाते हुए एक हाथ सीने पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा तो दिया भी मुस्कुरा दी। जब वह दोनों खाने से फारिग हुए तो बाहर शाम की सुर्खी फैलना शुरू हो चुकी थी। वह दोनों बालकनी में रेलिंग के साथ खड़े थे। सामने नज़र आता पार्क आंखों को ताजगी देता
पार्क में बनी खूबसूरत झील का ठहरा हुआ पानी। दोनों खामोश थे और इंतज़ार कर रही थी कि वह बात शुरू करे, क्योंकि वही लाया था उसे बात करने को कहकर। मैं एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ हमेशा से, उसने जैसे सोचते हुए बात शुरू की। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा, दादा का चहीता पोता। बचपन से ही फिर बड़े होकर भी मेरी कोई बात रद्द नहीं की गई। हमेशा हर फरमाइश और ज़िद पूरी हुई थी मेरी। बीमारी की वजह से कभी मेरे माँ बाप ने मुझे मारा या डांटा नहीं था। शायद वह उसकी मोहब्बत को कमज़ोरी थी या जो भी, लेकिन इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ और यह बात मुझे देर से समझ आई। उन तीनों के लाड प्यार ने मुझे ज़िद्दी और बददिमाग बना दिया। फिर उस लिस्ट में आबी भी शामिल हो गया, तो मैं भी समझने लगा कि सिर्फ मेरा ही हक है इन सब की मोहब्बतों पर। इस एहसास ने मुझे खुश भी किया और मगरूर भी बना दिया, और मेरी जहानत की वजह से मुझे सराहता तो कोई अच्छी पर्सनालिटी की वजह से। वह अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जबकि दिया गौर से उसकी बातें सुनते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब आप ही बताओ, ऐसे में जब पापा ने मुझे ज़बरदस्ती आपसे निकाह करने पर राज़ी किया तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए था? मैं जिसे लगता था कि उसकी बात रद्द नहीं की जा सकती, मेरे साथ ज़बरदस्ती। मैं वाकई पागल हो गया था। एक जुनून सवार हुआ था मेरे सर पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही जुनून बदले की आग में बदल गया। गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। उस दिन आबी के अपार्टमेंट में मैंने आपके बारे में जो भी बकवास की थी, मेरा हरगिज़ वह मतलब नहीं था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ उन सब के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस दिन आपका दिल दुखी करके फिर मैं भी कभी सुकून से नहीं रह पाया। उसके लहजे में क्या कुछ नहीं था, शर्मिंदगी, पछतावा, अफसोस, दुख और तकलीफ़। यह कैसे जानता कि मुझे सब पता है? ओह, नैना को भी तो बता दिया था मैंने। मैं भी कितनी पागल हूँ, आखिर क्यों बताई मैंने ये बातें? अब यह सारी ज़िंदगी पछतावों में रहेंगे। सालार ने अब नज़रें उस पर जमा दी, मगर अब वह नीचे सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी और उसके चेहरे पर नमी थी। हाँ, उसे दुख हुआ था इन बातों से। बस वह यही चाहती थी कि उसे एहसास हो जाए कि उसने कितना गलत किया था, और आज न सिर्फ शर्मिंदा था बल्कि माफ़ी भी मांग रहा था। इसलिए उस शिकवे की दिल में गुंजाइश नहीं रही थी। आपको मुझसे एक शिकवा यह भी था कि मैंने कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। पहले 2 साल तो गुस्से और ज़िद में, और फिर बाकी के 4 साल मैं खुद को अपने इस काबिल बनाता रहा, बस इसलिए। सालार ने बड़े आराम से बताया था। उसकी इस बात पर दिया ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा था। उन दिनों में आलियान ने मेरी मदद की। वह किसी दुआ की तरह मेरी ज़िंदगी में आया था। उसी ने मुझे हमारे रिश्ते की असली पहचान कराई थी। यह बताया था कि ताल्लुक़ मज़बूत होता है इज़्ज़त, मोहब्बत, वक़ार और क़ुरबानी से। वह कहता था कि तुमको जुनून की तलाश है और खुदा ने मर्ज़ की दवा बनाई है। तुम्हें निकाह के बाद डिप्रेशन का मरज़ हुआ जब तुमने हकीकत से इनकार किया। उसने तुम्हारे मरज़ की दवा, तुम्हारी सुकून तुम्हारी बीवी में रखा है। यह सुकून किसी हराम रिश्ते से हासिल नहीं हो सकता। ऐसा उस रब का इरादा है। और आपसे मिलने और देखने के बाद बरसों से जो बेचैनी, बेसुकूनी मेरी ज़ात में, वह ख़त्म तो नहीं, हाँ, कम ज़रूर हो गई है। और मुझे यकीन है आपका साथ मेरे अंदर की बेसुकूनी पूरी तरह ख़त्म कर देगा। जबकि उसकी बातों का मतलब समझ कर दिया ने दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। अब तो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि मुझे जहन्नम की आग से बचाने वाली आप हैं। आपकी ख्वाहिश पर खुदा ने मुझे तबाही और बर्बादी के पाताल से उतरने से बचा लिया। आप चाहती थी कि मैं आपको जन्नत तक लीड करूं, और खुदा ने उस दुआ के सदक़े में मुझे हिदायत का रास्ता दिया। लेकिन आपको शायद ख़ुद भी इस बात का एहसास नहीं कि जो अल्फाज आपने रजिस्टर पर लिखे थे, खुदा ने उनकी वजह से किसी की को रहनुमाई अता कर दी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रजिस्टर पे असर क्या लिखा था? सिर्फ हमारे नाम और वह लीड टू जन्नत, बस यही तो लिखा था। और यह जुमला मैंने यूं ही अपने आपके नाम के मतलब की वजह से लिखा था। कोई ख़ास मकसद नहीं था। कोई भी काम खुदा यूं ही बिला वजह, बिला मकसद नहीं करवाता। उसने आपसे यह जुल्मा लिखवाया ताकि मुझे अपनी औकात, आपकी हैसियत व मर्तबा का सही सही पता चल जाए। सालार की आंखों में अब हल्की सी नमी थी। मैं अब भी नहीं समझी। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है समझाने और समझने के लिए।
सालार ने कहकर गहरी सांस ली। आप भी तो कुछ कहें। भाई जो भी मुझे आपके बारे में बताते गए मैं यकीन करती गई। उसने बहुत देर सोचने के बाद कहा, इसलिए मुझे वाकई आपकी वह सब बातें बहुत बुरी लगी थी। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप मुझे क्यों रुस्वा करना चाहते हैं। हमारा निकाह दादी की ख्वाहिश थी, मेरी तो नहीं। फिर क्यों? और आपने आबी से कहा, वह बहुत दिक्कत से बोल रही थी। आपकी बातों की ही वजह से मैंने हर मुलाकात पर आपसे बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि मैंने आपको वह भी कहा। वह असल लफ्ज़ इस्तेमाल करने की अब हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। उसने पूरी बात की। आपको पता है पापा आपकी इस हिम्मत पर बहादुरी का सबसे बड़ा मेडल देना चाहते हैं आपको। उसकी बात समझकर सालार ने बड़े मज़े से बताया, आपने अंकल को बता दिया? वह सब पता नहीं क्या सोचेंगे वह मेरे बारे में। वह परेशान हो गई। वैसे एक बात की मुझे खुशी है कि अच्छे बुरे लफ्ज़ों में चाहे जिस तरह भी सही मेरी बीवी ने मुझे हमेशा सोचा, और इस बात का क्रेडिट आबी को जाता है। उसने शरारती अंदाज में कहा, जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वह वाकई झेप गई थी। वह सच ही तो कह रहा था, लेकिन फिर भी अपने नाम की एक ही थी, इतनी आसानी से कैसे मानती। वैसे एक शिकवा मुझे भी है आपसे। जो बातें आपको मुझसे करनी चाहिए थी वह आपने अपनी दोस्त से की, स्पेशली वह मुस्कुराहट वाली नहीं बल्कि इश्क वाली बात पर सिर्फ मेरा हक था, और आपने अपनी दोस्त को बताया, मुझे नहीं। और फिर वह आपका पूरा नाम पुकारने वाली बात, मैं तो सुनकर बड़ा हैरान हुआ था कि कोई लड़की अपनी सारी नाराज़गी और बदगुमानी सिर्फ अपना नाम पुकारे जाने पर भी ख़त्म कर सकती है। चलो, ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। आपको मनाने का बड़ा ही आसान हल आपने खुद ही बता दिया, उसने शोखी से कहा था, जबकि वह उसकी आंखों में हैरान हुई। वह अब भी आंखों में शौक़ का जहां सजाए उसे देख रहा था और उसकी नज़रों के पैगाम से नर्वस हो रही थी। मेहंदिया सालार की जज्बात ने बोझल लहजे में सरगोशी अपने कान के बिल्कुल पास सुनाई थी। बस बहुत सता लिया तुमने मुझे। अपने पीछे अब नहीं। मैं जल्द ही इंडिया वापस जा रहा हूँ मम्मा पापा से हमारी शादी की बात करने। जानती हो तुम्हारी ये भीगी पलकें इस कदर हसीन लग रही हैं कि मेरा दिल बेख्तियार हुआ जा रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ हक जता दूँ, चलो तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ। वह उसकी तरफ मुँह किए उल्टे कदमों चलते हुए उससे दूर जा रहा था और अपनी संगत का असर उसके गुलनार होते चेहरे पर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वह अब तक उन लम्हों में ट्रांस में बालकनी में ही खड़ी थी, अपनी सांसों और धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। कह तो रहा हूँ कहीं बिज़ी था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। अंदर आकर उसे सालार की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अगले लम्हे उसे स्पीकर ऑन होने की वजह से दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ की पहचान भी हो गई। जनाब सालार साहब, क्या आप मुझे यह बताना पसंद करेंगे कि कहाँ और किसके साथ बिज़ी थे आप? पिछले 7 घंटों से मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। आबी की तंज में डूबी आवाज़ आई थी। यार नहीं बता सकता, शर्म आती है मुझे। सालार का चेहरा दूसरी तरफ था इसलिए वह उसे नहीं देख पाया था। उसके लहजे में बनावटी शर्म साफ थी। एक्टिंग तो ख़त्म कर उस पर दिया ने मुस्कुराते हुए सोचा। झूठे इंसान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरा और शर्म और कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा। देखा, बच्चों की को हर बात बताने वाली तो नहीं होती ना। सालार ने रुख दिया की तरफ किया और दूसरी तरफ से बात का जवाब दिया। अच्छा, अब बहुत सुन ली तेरी बकबक, और रहा सवाल मेरे आने का, तो अभी सीट कंफर्म नहीं। जब होगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। फिक्र न कर, ईद तेरे साथ ही करूँगा। हाँ, मैं तो मर रहा हूँ ना तेरा दीदार को, आबी ने जल कर कहा था। उसे इन दोनों की बातें सुनना अच्छा लग रहा था। आज अंदाज़ा हो रहा था कि वह दोनों कितने बेतकल्लुफ़ हैं एक दूसरे से। मैं कैसे बताऊँ कि तुझे कि यह जुदाई के दिन एक एक पल दिन काट रहा हूँ कि कब तू मेरी बाहों में और मैं तेरी हड्डी पसली एक कर सकूँ। सालार ने ड्रामाई अंदाज में कहा, चल ओके बाय। अब फ़ोन बंद कर, मुझे अपनी बीवी को ड्रॉप भी करने जाना है। क्या दिया के साथ है तू? उसकी बात पूरी होने से पहले ही सालार ने हंसते हुए कॉल काट दी और सेल ऑफ कर दिया।
एक तो आबी का बच्चा हमेशा गलत वक्त पर एंट्री देता है। पूछ रहा था कि इतनी देर से कहाँ गायब था मैं, जिसके लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा था, वरना बिजनेस तो एक बहाना था। अब मुझ जैसे आर्टिस्टिक बंदे को यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या दिलचस्पी हो सकती है। इस बात पर वह दोनों मुस्कुरा दिए। वह इंडिया आ चुका था और जब उसे यह पता चला कि ईद के दिन घर में बड़ा फंक्शन है जिसमें सब फैमिली और दोस्त इनवाइटेड हैं, तो वह बुरी तरह बितका। मैं यहाँ आप लोगों के साथ ईद करने आया हूँ और आपको पार्टी से ही फुर्सत नहीं। आखिर क्या ज़रूरत थी पार्टी की? किसी ने कोई अहमियत नहीं दी थी उसकी बात को। ईद की सुबह नमाज के लिए जाते हुए न चाहते हुए भी उसने कलफ लगा कुर्ता पैजामा पहना, वरना वह हर वक्त जीन्स शर्ट ही पहनता था। तैयार होकर जब वह कमरे से आया तो आबिद ने उसे देखकर ज़ोर की सीटी मारी थी। बाबा, यह जो शख्सियत सामने से आ रही है उसे हमने कब और कहाँ देखा था? आबी कहाँ बाज आने वाला था। सब उसे मोहब्बत लुटाती नज़रों से देख रहे थे। ये आप सबकी नज़रें ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्लीज़ पापा, ऐसे तो मत देखें, मैं नर्वस हो रहा हूँ। वह वाकई झुंझला गया था उन सबके अंदाज से। यार, एक तो हम तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या गज़ब ढा रहे हो तुम। कितने पर बिजली गिरेगी आज? पापा ने मुस्कुराती नज़रों से देखा। शाम को अभी ने उसे ज़बरदस्ती ब्लैक डिनर सूट पहनाया था। फंक्शन अपने शबाब पर था। एक दोस्त से बात करते हुए उसकी नज़र गेट के अंदर आती गाड़ी पर पड़ी और उलझ गया। गाड़ी से जो लोग उतर रहे थे उसे देखकर वह हैरान हुआ था कि ये कैसे आ गए यहाँ। किसी ने उनका जिक्र भी नहीं किया। वह चारों ही इंडिया आए हुए थे और उनसे मिल रहे थे नॉर्मल अंदाज में। वह भी उनसे मिलने आगे बढ़ा था, मगर उसकी नज़रें एक मंज़र पर ठहर गई थी। सफ़ेद रंग की मोतियों से सजी टखनों तक आती रेशमी फ़्रॉक में संभल संभल कर कदम उठाती वह वाकई कोई पाकीज़ा हूर लग रही थी। चेहरे पर पड़ती लाइटें उसके मासूम हुस्न को मुकम्मल कर रही थीं। वह उसे देखता रहा दिल भर कर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़, क्या मैं आपके कुछ मिनट ले सकता हूँ? आबी ने सबका ध्यान खींचा। आज का यह फंक्शन यकीनन ईद की ही खुशी में रखा गया है, मगर इसका एक मकसद यह भी है। बाबा और भाई की इजाज़त से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि फ़ंक्शन का मोस्ट एजिटेबल बैचलर ऑफ सचमुच बैचलर नहीं है। आबी और कभी सीधी तरह की बात कर ले नामुमकिन। जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है, मैं सालार की ही बात कर रहा हूँ। इन साहब का निकाह आज से 7 साल पहले हसन भाई और ज़ैनब आपी की बेटी यानी कि मेरी नीली परी से हो चुका है। वह मम्मा के साथ बैठी हुई थी जब आबी का मैसेज मिला जिसमें उन्होंने बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में आने को कहा था, साथ ही रास्ता भी समझाया था। वह मम्मा को जाने क्या बताकर वहाँ से उठी और लाइब्रेरी आ गई। वह एक बड़ा हॉल था। वहाँ पर एक तरफ बड़े शेल्फ में रखी किताबें थीं। किताबों में नज़र हटाकर उसने दूसरी तरफ देखा था और मुस्कुराकर सफ़ेद कीबोर्ड की तमाम चीज़ों पर उसने अपनी उंगलियां फिर गुजारती चली गई और पूरे हॉल में पियानो की मधुर आवाज़ गूंजती चली गई। फिर खड़े खड़े कमरे का एक बार जायज़ा लिया। वहाँ एक फुल साइज़ स्नूकर टेबल भी रखी हुई थी। वह अब समझने लगी थी कि अपने शौहर की यूनिक बातों में छुपे इशारों को। वह टेबल बहुत अलग थी, पूरी तरह शीशे और क्रिस्टल से बनी हुई। ऊपरी सतह से वही शीशे की थी और चारों तरफ LED लाइट्स लगी हुई थीं। वह अब एक मिरर के नज़दीक आ गई थी और अपना अक्स उसमें देख रही थी। वहाँ हर चीज़ सफ़ेद थी और उसमें नज़र आते बेशुमार सफ़ेद अक्स। फिर उसे अपने अक्स के बराबर एक काला अक्स उभरता नज़र आया। वह उसके पीछे खड़ा आईने में उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। उफ़, एक बार फिर यूनिक और आला मिसाल। हर चीज़ सफ़ेद और वह ब्लैक डिनर सूट में। उसके साथ गुजरने वाली ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। फिर उसका अक्स दिया के अक्स के बराबर आकर खड़ा हो गया। काला बाज और सफ़ेद राज हंस, एक बेमिसाल जोड़ा, रूहों का मिलन जो एक दूसरे के लिए बने हैं। सालार ने कुछ देर तक दोनों अक्स को देखते रहने के बाद कहा, और अगर वाइट स्वाइन की मर्ज़ी कुछ और हो तो नामुमकिन। ब्लैक ईगल को अपने शिकार को काबू में रखना खूब आता है, वह यकीन भरे लहजे में बोला। और अगर सफ़ेद राजहंस शिकार होने से पहले ही उड़ जाए फिर? उसे भी उसकी बातों में मज़ा आ रहा था। नेवर। यह कहने के साथ ही वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों बाजू नरमी से पकड़ लिए। वह बौखला गई।
यही चीटिंग है, थोड़ा टाइम तो मिलना ही चाहिए ना, उसने शिकवा किया। बहुत हसीन लग रही हो तुम इस रंग में, और तुम्हें इस वाइट लैंड बुलाने का मकसद उसके हुस्न को मुकम्मल करना था। तुम्हारे बगैर यहाँ सब कुछ अधूरा था। हमेशा मुझे एक कमी महसूस हुई थी, आज वह कमी पूरी हो गई। वह पजल हुई जा रही थी। अब चलना चाहिए, हमें सब ढूंढ रहे होंगे। उसे खतरे का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज सलार के अलग ही अंदाज थे। जाने से पहले एक हरकत का तो हक है ना मुझे। न जाने फिर कब मुलाकात हो तुमसे तन्हाई में। सालार ने दिया की आंखों में देखते हुए कहा, और बहुत नरमी से उसका माथा चूम लिया। जानती हो मैंने तुम्हारे माथा क्यों चूमा, और कुछ बोलने की पोजीशन में कहाँ थी, क्योंकि माथा चूमने का मतलब मान, इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, एतमाद, खुलूस सब ही कुछ है। वह बहुत धीमे आवाज़ में बोला, मुझे जाना है अब। उसका एतमाद, यकीन और मोहब्बत ही तो चाहिए था दिया को, और वो जो मिल गया था। ओके ओके जाओ, लेकिन अपने चेहरे पर सुर्खी को थोड़ा कम कर लो, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम पिया मिलन करके आई हो। वह मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा। वह मुड़कर जाने लगी थी। दरवाज़ा खोलने से पहले वह मुड़ी थी। अपनी यूनिक हरकतों पर थोड़ा कंट्रोल कर ले अब। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि हमारी शादी किसी अस्पताल या ज़ू में हो, उसने शरारत से मुस्कुरा कर कहा था। तो आप ही बता दें मैडम कि कहाँ करना पसंद करेंगी आप शादी। वह उसकी शरारत समझ गया था। वेनिस बहुत रोमांटिक जगह है, इस लाइब्रेरी की तरह बोरिंग नहीं। क्या बोरिंग? वह बिगड़ कर आगे बढ़ा, लेकिन वह उसे चढ़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुकी थी। पीछे से सलार की आवाज़ आई थी, सुनो अभी तो चले जाओ, लेकिन आखिर आना तो मेरे पास ही है ना। उसके इरादे बहुत मजबूत थे। वह बेहद ऑफ लक और का अंगूठा दिखाती बाकी सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। वह जानती थी अब उसकी शादी वेनिस में ही होगी। कैसे, यह सब सोचना सालार का काम था। उसे तो बस अपने ब्राइडल ड्रेस और अपने शौहर के यूनिक सरप्राइज़ को ही सोचना था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले